नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। माय नेम इज सनी वर्मा और हमेशा की तरह करंट अफेयर्स आपके सामने आ गए हैं और सभी ने अपने नोट्स ज़रूर बना लेने हैं। एक बार जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, बिल्कुल सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें ही हैं यहाँ पर, जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर हो रहा है, उन्हीं सब चीज़ों को आपके सामने प्रेजेंट किया जा रहा है। PDFs आर अवेलेबल ऑन द टेलीग्राम चैनल, जैसा कि आप सभी जानते हैं। चैनल सब्सक्राइब जरूर करना है क्योंकि डेली बेसिस पर आपके सामने वीडियोस आ रही है। पॉलिटी की क्लासेस भी आपके सामने आ रही है, करंट अफेयर्स की क्लासेस भी आपके सामने आ रही है। एक टॉपिक ख़त्म करने के बाद या मैं नंबर्स भी इंक्रीज़ कर सकता हूँ, इकोनॉमिक्स भी साथ ही साथ लेकर के मैं आ सकता हूँ सेम डे, लेकिन दूसरे टीचर्स भी रहते हैं, थोड़ा सा अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए स्टूडियो की, तो उस वजह से काफ़ी लेट हो जाता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि पॉलिटी पहले कर लेते हैं या करंट अफेयर्स पहले कर लेते हैं, उसके बाद इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर देंगे। CDS में इकोनॉमिक्स का अच्छा खासा स्थान रहता है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, इन महीनों में इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर्स में क्या हुआ, RBI ने क्या क्या चेंजेस किए हैं, इन्फ्लेशन कितनी बड़ी है, उसके हिसाब से रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट वगैरह के अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, फिजिकल पॉलिसी क्या होती है, इन सभी चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे। बजट आ गया है, बजट के ऊपर हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है। तो पॉलिटी, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स, ये सारे एक साथ चलते रहते हैं, ठीक है। चलें, करंट अफेयर्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमने जो किए थे, 20 क्वेश्चंस कर दिए थे लास्ट वीडियो में। दिस इज क्वेश्चन नंबर 21, क्योंकि मैं अगर 30 मिनट्स की वीडियो दे रहा हूँ तो उसके अंदर 20 क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ, और 20 क्वेश्चन हर रोज आप करेंगे तो आप सोचिए कि इतना डाटा आपके पास आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, हाउ मैनी क्लाइमेट रेजिलिएंट सीड वैरायटीज, यहाँ पर बात कर रहे हैं सीड की, ठीक है जी। अब ये सीड जो है वो फील्ड क्रॉपिंग के लिए भी इस्तेमाल होती है और आपकी प्लांटेशन के लिए भी इस्तेमाल हो रही है, ठीक है जी। प्लांटेशन के अंदर आपके फ्रूट्स या हॉर्टिकल्चर, ठीक है। हम फ्लावर्स की बात भी कर रहे हैं, फ्रूट की बात भी कर रहे हैं यहाँ पर। एंड एज फार एज द फील्ड क्रॉपिंग इज कंसर्न, तो यहाँ पर हम सीरियल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। समझ गए बात को। तो ये जो सीड्स हैं ये क्लाइमेट रेजिलिएंट सीड है, मतलब कि ये मॉडिफाइड है, ये मॉडिफाइड है, अपग्रेडेड है। अब ये अपग्रेडेड सीड क्या करने वाली है, देखिए यहाँ पर मान करके चलिए, जो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना, इसने कुछ ऐसी सीड्स को मॉडिफाई किया है या अपग्रेड किया है कि वो लेस वाटर कंज्यूम करती है, वाटर कंजम्पशन उसका कम है, एंड उसकी जो यील्ड है, उसका जो आउटपुट है वो काफ़ी ज़्यादा है। इससे क्या होगा, जो फार्मर्स पंप चलाने के लिए जो डीजल का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक तो वो कम खर्च होगा, ठीक है। साथ ही साथ सोइल की जो फर्टिलिटी है वो भी मेंटेन रहेगी क्योंकि कम पानी जा रहा है उसके अंदर, लेकिन उसकी यील्डिंग ज़्यादा हो रही है, कम पानी पी रहा है क्रॉप्स, चाहे फिर वो आपका फील्ड क्रॉप हो चाहे प्लांटेशन हो, और यील्ड ज़्यादा कर रहा है, उसका आउटपुट ज़्यादा है। तो ऐसी 109 सीड्स को फिलहाल PM मोदी ने इनोग्रेट किया है, उनको लॉन्च किया है, ठीक है जी। डन, क्लियर। चलेंगे आगे, नेक्स्ट वन। विच कंट्री रिसेंटली टेस्टेड इट्स लार्जेस्ट अनमैन्ड कार्गो एयरक्राफ्ट कैपेबल ऑफ कैरिंग 4400 पाउंड्स। सो 2 टन का लोअर ऑल्टीट्यूड में अनमैन्ड कार्गो, आप ये कह सकते हैं कि बहुत बड़े वो क्या होते हैं जी, जिसे शूट वगैरह करते हैं, ड्रोन्स। तो बहुत बड़े ड्रोन्स जिसको रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट किया जा सकता है लोअर ऑल्टीट्यूड में, और उससे कार्गो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करा जा सके इजीली, काफ़ी वैरायटी, मतलब काफ़ी वेट को, ठीक है।
तो ये चाइना ने अभी रिसेंटली इसके ऊपर मास्टरी करी है और उसने अपना एक मिशन बनाया है कि वो अनमैन्ड कार्गो एयरक्राफ्ट जो है उसको ज़्यादा डेवलप करेगा। उसने अपना प्राइमरी स्कोप बना लिया जिसके अंदर व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द जियो पारसी स्कीम। पारसीज जो कम्युनिटी है, जो माइनॉरिटी है इंडिया में, उनकी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा कम हो रही है। तो जियो पारसी एक स्कीम लेकर के आई है सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसके अंदर क्या होगा, जो डिक्लाइन हो रहा है पारसी पॉपुलेशन के अंदर उसको रिवर्स किया जाएगा। मतलब क्या है कि पॉपुलेशन पारसीज की इंक्रीज हो, उसके लिए जियो पारसी स्कीम। देन विच कंट्रीज साइंटिस्ट रिसेंटली डिस्कवर्ड प्लास्टिक ईटिंग फंजाई एज द पोटेंशियल सॉल्यूशन टू ओशियन पॉल्यूशन। जितने भी थिंकर्स हैं, जितने भी साइंटिस्ट हैं, जितने भी इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, सभी को बड़ी चिंता रहती है कि प्लास्टिक बहुत ज़्यादा है जी हमारे मतलब पूरी दुनिया में फैला हुआ है और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है किस तरीके से इस डंप को इसका सोल्यूशन किया जाए कि इस डंप को हम ईजी मैनर के अंदर डिस्पोज कर दें। अब काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, मछलियाँ वगैरह जो हैं या जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं प्लास्टिक खा जाते हैं, काफ़ी प्रॉब्लम होती है, उनकी पॉपुलेशन जो है वो कम हो रही है इस वजह से। तो ऐसे में एक फंजाई, जर्मनी ने एक फंजाई को डिस्कवर किया है, वो क्या करती है, वो प्लास्टिक खा जाती है। अब इससे क्या हुआ कि काफ़ी लोगों को एक सोल्यूशन मिला है कि अरे एक ऐसी फंजाई है जो प्लास्टिक खा जाती है, तो जो साइकिल है डिस्पोज होने का, उसका एक तरीका मिल गया। जर्मनी वालों ने ये काम कर दिया भाई साहब, हैं, चलो बढ़िया है। नंजरायन बर्ड सेंचुरी और कोचुवेली बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है जी? देखिए क्या है, इसी के साथ साथ तवा रिजर्वयर। अब तवा रिजर्वयर तो है आपका एमपी में, क्यों? क्योंकि तवा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ, इट इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ नर्मदा। ठीक है जी। सेम ऐसे ही एक आपका कोचुवेली, ये क्या है आपका, ये ब्रैकिश शैलो लेक है। कहाँ पर है? ये तो एमपी में हो गई। ये कोचुवेली कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में है, कोरोमंडल पे। ठीक है। और ये जो आपका नंजरायन बर्ड सेंचुरी है, ये भी आपकी एक लेक है, आर्टिफिशियल है, मैन मेड है। ठीक है। और नंजरायन एक इन्वायरमेंटलिस्ट थे, सोशल एक्टिविस्ट थे, उन्होंने रिस्टोर किया था इसको, उन्हीं के नाम पर नंजरायन बर्ड सेंचुरी है जी ये। ठीक है जी। यहाँ पर क्या है, एक वेटलैंड है, यहाँ पर भी वेटलैंड है जी और यहाँ पे भी वेटलैंड है। तो 3 न्यू वेटलैंड्स इंडिया से रामसार कन्वेंशन में इनको प्लेस मिला है। ठीक है जी। तो ये हो गया तमिलनाडु, क्योंकि 2 पूछा था, नंजरायन और कोचुवेली, ये तमिलनाडु में है। ठीक है। रामसार कन्वेंशन आप जानते हैं, वेटलैंड्स को रिस्टोर करना, प्रिजर्व करना, सिक्योर करना। जो इस लिस्ट में वेटलैंड्स होते हैं, एक गवर्नमेंट मिशन बन जाता है कि उसको रिस्टोर करना है। वेटलैंड्स में क्या होता है, माइग्रेटरी बर्ड्स जो है वो आकर के रुकते हैं, तो बर्ड्स की काफ़ी ज़्यादा वैरायटीज देखने को मिलती है वहाँ पे। ठीक है जी। What are biosurfactants recently mentioned in news? क्या होते हैं जी बायोसर्फेक्टेंट्स? देखिए बायोसर्फेक्टेंट्स जो हैं एक बूमिंग इंडस्ट्री हो रही है, स्पेशली इन दी फूड इंडस्ट्री में। ठीक है। प्रिजर्वेटिव्स की तरह, क्लियर, प्रिजर्वेटिव्स की तरह। तो ये सरफेस एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते हैं। इससे क्या होता है कि ये मल्टीपल टेम्परेचर में, मतलब कि डिफरेंट टेम्परेचर में, डिफरेंट कंडीशंस के अंदर सरवाइव करते हैं जी। ठीक है। रूम टेम्परेचर पे रखेंगे तब भी ये आपका प्रिजर्वेटिव की तरह काम करेगा, फ्रिज में रखेंगे तब भी प्रिजर्वेटिव की तरह काम करेगा। इतने सीजन्स चेंज होते हैं। तो इंडिया के अंदर इट इज़ बूमिंग इंडस्ट्री। सरफेस एक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि चीज़ को ख़राब होने नहीं देते, ये सरफेस पर चिपक जाते हैं और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनकी ही बॉडी से, यूनिसेलुलर बॉडी जो होती है
वो प्रोड्यूस करते हैं जी। ठीक है, चलेंगे आगे। व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ पीएम प्रणाम स्कीम? देखिए एक स्कीम है प्रणाम स्कीम के नाम से, दैट इज प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन, अवेयरनेस, नरिशमेंट एंड एमोलिरेशन ऑफ मदर अर्थ, इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है जी, प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन, आर से रिस्टोरेशन, रिस्टोरेशन ऑफ राम, रिस्टोरेशन, ठीक है, रिस्टोरेशन, अवेयरनेस, योर नरिशमेंट, एमोलिरेशन ऑफ मदर अर्थ। एमोलिरेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को अपग्रेड करना। ठीक है, एमोलिरेशन ऑफ मदर अर्थ। ये स्कीम क्या कर रही है, ये ना केमिकल फर्टिलाइजर्स के यूज़ को मिनिमाइज कर रही है, और जो स्टेट केमिकल फर्टिलाइजर्स का कम इस्तेमाल करेगा उनको इंसेंटिव्स देगा। कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, रिड्यूस द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स बाय इंसेंटिवाइजिंग स्टेट्स। ठीक है जी, इंसेंटिव्स दे रहे हैं स्टेट को। जो स्टेट फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स का कम इस्तेमाल करेगा उनको इंसेंटिव्स मिलेंगे। जितना आपने बचाया उसके ऊपर आपको सब्सिडी मिलेगी। कितनी अच्छी स्कीम है, इंसेंटिव्स दे करके काम कराओ। और इंसेंटिव्स जब मिलते हैं किसी को तो अपनी जान डाल देता है भाई साहब कोई इंसान। ठीक है, तो ये एक मेहनत होती है, एक सीरियस एक एफर्ट होते हैं ये। ठीक है, अब आप लोग भी सीरियस एफर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? एक्लेमेटाइजेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। और एक्लेमेटाइजेशन आप लोगों को करनी है। बहुत से एग्जाम्स आप लोगों के चल रहे होंगे, कॉलेज होगा, और आपको ये लग रहा होगा कि कोई ऐसा चैनल नहीं है जिसने अभी तक CDS की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है, तो कभी कुछ दिख नहीं रहा, कोई हलचल नहीं हो रही है। हलचल तो हो चुकी है स्टार्ट इस चैनल के ऊपर। तो इस चैनल के साथ जुड़िए। जैसे कि मैंने भी बोला कि एक्लेमेटाइजेशन तो आप ही को करना है, क्योंकि हम तो आपके सामने आ चुके हैं अब। तो पूरी जान डालिए, देख रहे हैं आप चीज़ों को, CDS लेवल की ही चीज़ें कवर हो रही है। राइट, तो ये इंपॉर्टेंट है। पीएम प्रणाम स्कीम जो है, इंसेंटिवाइजिंग करेंगे स्टेट को। कैसे करेंगे इंसेंटिवाइज? मैं पहले बता दूं आपको, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ कम करेंगे, उससे कुछ पैसे बचे आपके। पहले आप कितना करते थे, बेस ईयर देख लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट ईयर कितना आपने खर्चा किया था फर्टिलाइजर्स पे, फिर कितना किया था। तो जो इसको डिक्लाइन में ले जाएगा, केमिकल फर्टिलाइजर्स के ऊपर जितना कोई पैसा बचा लेगा, तो जो बचे हुए पैसे उसके ऊपर आपको बोनस मिलेगा या इंसेंटिव्स मिलेंगे या आपको सब्सिडी मिलेगी। ठीक है, व्हाट इज ग्लिप्टोबेसिस डेंटिफेरा? अभी न्यूज़ में देखा गया। देखिए, ग्लिप्टोबेसिस डेंटिफेरा एक आउल फ्लाई है। ये ड्रैगन फ्लाई नहीं है, ड्रैगन फ्लाई जैसी लगती है लेकिन ये ड्रैगन फ्लाई नहीं है, इट इज़ एन आउल फ्लाई। ठीक है, ये वेस्टर्न घाट्स में आफ्टर 75 ईयर्स देखा गया है। इसका मतलब कि इसको एक्सटिंक्ट मान लिया गया था, लेकिन ये दोबारा से री इमर्ज हो गया आफ्टर 75 ईयर्स। लाइक इसका भी कम बैक हो गया है, मेरा भी कम बैक हो गया है। किसी ने कमेंट किया था कि इन सर का भी कम बैक हो गया है अब तो। चलें जी, ठीक है, कम बैक होना चाहिए। इट इज़ गुड टू see that things are going in a smooth manner. मेरा पीक, ये मेरा एक पीक है। ये कहाँ पर? इसको गेटवे टू सागरमथा भी बोला जाता है। इट इज गेटवे टू सागरमथा। ठीक है, अब सागरमथा माउंट एवरेस्ट को लोग बोलते हैं। तो जो माउंट एवरेस्ट है उसका गेटवे मेरा पीक है। अभी रिसेंटली, अच्छा है तो नेपाल में ही है जब माउंट एवरेस्ट की बात हो गई तो। ठीक है, तो 6476 मीटर्स की इसकी हाइट है, और इस हाइट से स्काई डाइविंग एक ब्रिटिश युवक ने करी, तो ये रिकॉर्ड बन गया है। ठीक है, तो मेरा पीक से उसने
स्काई डाइविंग करी है इतनी हाइट से, इट इज़ द वर्ल्ड रिकॉर्ड नाउ, राइट। चलें, नेपाल में था ये। आरोग्य मैत्री क्यूब, आरोग्य मैत्री क्यूब, क्यूब क्या, क्यूब खराब राइटिंग के साथ, मतलब ड्राइंग के साथ इस प्रकार की एक क्यूब, लेकिन आप मान के चले एक मिनी आईसीयू है ये। इस मिनी आईसीयू के अंदर आपके ऑक्सीजन भी है, आपके जो हार्ट बीट वगैरह रीड करने के अपैरेटस होते हैं, जितने भी डिफरेंट अपैरेटस, वो सब है, बेड है। तो आप इसको ना एयर ड्रॉप भी कर सकते हैं। ये पोर्टेबल होते हैं, एक्चुअली पोर्टेबल होते हैं। आप इसको डेजर्ट में भी लगा दीजिए, आप माउंटेन्स में भी लगा दीजिए, रिवर के आसपास। तो भैया पैक किया सारा सामान फटाफट और इसको ट्रांसपोर्ट करके कुछ ही घंटों में एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाया जाता है। फॉर एग्जांपल कहीं पर रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे हैं तो वहाँ पर मेडिकल सप्लाईज़ की ज़रूरत है, आईसीयू की ज़रूरत है। तो ऐसा नहीं कि वहाँ से ले करके मरीजों को भागो भाई साहब, उन्हीं के एरिया में एक मिनी आईसीयू स्टैब्लिश किया जा सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्यूब। तो उस क्यूब को जो इंडिया ने नाम दिया है वो है आरोग्य मैत्री क्यूब, ठीक है। ये आरोग्य मैत्री क्यूब, इट इज़ एसोसिएटेड विद विच इनिशिएटिव, मतलब ये जो आरोग्य मैत्री क्यूब है ये किस प्रोजेक्ट के अंदर बनाए जा रहे हैं। द प्रोजेक्ट इज प्रोजेक्ट भीष्म, ठीक है, ये याद रखना है आप सभी ने, प्रोजेक्ट भीष्म। रिसेंटली द विनर ऑफ 70th नेशनल फिल्म अवार्ड, नेशनल फिल्म अवार्ड 70th एडिशन है ये। देखिए जी, यह पूछ रहे हैं कि किस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है जी, पहली बात तो ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, और इसका एक डायरेक्टोरेट होता है, डायरेक्टोरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल। और इस फिल्म फेस्टिवल के डायरेक्टरेट में अलग अलग ज्यूरी होते हैं जो नॉन फीचर फिल्म, फीचर फिल्म, डॉक्यूमेंट्री, एड फिल्म, वेब सीरीज, ठीक है, उनके विनर्स को अनाउंस करता है। तो ये 70th edition by the Ministry of Information and Directorate. Next, which airport became the first Indian airport to achieve net zero carbon emission? Net zero carbon emission, जितना कार्बन एमिशन या जितने कार्बन जो कॉम्पोजिशन है एटमॉस्फेयर की, इसलिए नेट लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। आप कार्बन एमिशन बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते क्योंकि कुछ कार्बन तो ऑक्सीजन, कुछ कार्बन तो एटमॉस्फेयर में रहता ही रहता है, ठीक है। लेकिन अपने को क्या करना है, और ज़्यादा कार्बन एमिशन नहीं करना है, जिससे क्या होता है, जिससे कि आपका ओजोन लेयर डिप्लीट हो जाती है इन दिस स्ट्रेटोस्फेयर इटसेल्फ, ठीक है, क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स काफ़ी होते हैं। तो उससे होता क्या है, उससे आपका यूवी एंड अल्ट्रावायलेट, एक ही बात होगी है, तो यूवी एंड आईआर, ठीक है, अल्ट्रावायलेट एंड इंफ्रारेड रेज, वो फिर ओजोन लेयर से, ओजोन लेयर क्या करता है, उनको रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। लेकिन जब वो डिप्लीट हो जाती है तो यूवी एंड आईआर दोनों की दोनों धरती पर आ जाती है, जिसकी वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो मर जाते हैं बेचारे, ठीक है, क्लियर। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, जो हमारा जो ऑक्सीजन, जो नाइट्रोजन है हमारे एटमॉस्फेयर में, उसको ब्रेक डाउन करते हैं इनटू नाइट्राइट्स एंड नाइट्राइट्स, जिसकी वजह से प्लांट ग्रोथ होता है, ठीक है, जिसके अंदर पूरा का पूरा जो बायोस्फीयर है वो काम करता है। अगर हमारा स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ओजोन लेयर डिप्लीट हो जाएगा तो आईआर एंड यूवी धरती पर आ जाएंगे, जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो नाइट्रोजन को ब्रेक डाउन नहीं कर सकेंगे। अब जब नाइट्रोजन को ब्रेक डाउन नहीं करेंगे तो पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, हम लोग सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। फिर जब प्लांटे किंगडम नहीं होगा तो हम क्या कहाँ से होंगे फिर, ठीक है। तो ये बात करी है यहाँ पर, इसको ना सस्टेनेबल ग्रोथ कहा जाता है और स्विच टू क्लीन एनर्जी भी कहा जाता है। तो यहाँ पर मान के चलिए इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली, ये दुनिया का पहला एयरपोर्ट बन गया है जिसने नेट कार्बन एमिशन जीरो कर दिया है जी, मतलब कि ये क्लीन एनर्जी से बना है और जितना भी वहाँ पर बिजली वगैरह, जितना भी पावर कंजम्पशन वो होता है वो भी क्लीन एनर्जी से मिल रहा है, या तो सोलर पैनल से मिल रहा है, ठीक है, या फिर बायोफ्यूल्स वगैरह का इस्तेमाल करके मिल रहा है। चलेंगे जी, इथेनॉल ब्लेंडिंग, बायोफ्यूल की बात कर रहे हैं और इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल की बात ना हो अभी रिसेंटली, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2025 इसी साल 20% ब्लेंड कर देना है, ये प्लेज लिया है किसने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कि भैया अब मैं पेट्रोल जो है वो ब्लेंडेड बेचूंगा
20% ब्लेंड तो करना ही है। अब ये देखिए कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी के अंदर आता है जी। इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल, इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल, शुगर केन जो है वो प्राइमरी एक सोर्स है इसका। अदरवाइज आप इसको मिलेट्स, योर मेज़, इन सभी चीज़ों से भी इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो एक काफ़ी अच्छा एक ब्राइट फ्यूचर है ये, मतलब कि जो यंगस्टर्स हैं, जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो इसके साथ जुड़ेंगे तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा एक करियर सिक्योरिटी है उसके साथ, राइट। चलेंगे जी, आगे चलेंगे। नेक्स्ट वन वी हैव इज़ वैगल डांस। क्या होता है जी वैगल डांस? 8 के पैटर्न में जो बी होती है ना, वो 8 का पैटर्न बना करके एक दूसरे से कम्युनिकेट करती है। और वो क्या करती है इसमें कि अच्छा 8 के पैटर्न में डांस करके बताती है कि पर्टिकुलर फ्लावर कहाँ पर है, सो डैट वहाँ से वो उसको जो हनी है वो वहाँ से ले सके, ठीक है। तो ये हनी बी के साथ है। अभी साइंटिस्ट ने अपना एक जो कंसर्न है वो शो किया है। वो कह रहे हैं कि ये जो वैगल डांस है वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो रहा है कम्युनिकेशन। हमने स्टडी किया है हनी बी इसके अंदर कम्युनिकेशन पहले ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि चीज़ें ना काफ़ी स्कैटर्ड हो गई है। पहले जितने फ्लावर्स वगैरह उगते थे, दिख जाते थे पार्क्स वगैरह में, उतने अब देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो इस वैरायटी, इसकी वजह से जो वैगल डांस जो स्टडी करते हैं लोग, काफ़ी लोग जुड़े होते हैं इसके साथ, इस इंडस्ट्री के साथ जुड़े होते हैं। हनी जो प्राइमरी सोर्स है, एक जो अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करते हैं काफ़ी लोग, हेल्दी डाइट खाने के लिए, तो हनी बी के साथ जुड़ा है जी वैगल डांस, ठीक है। आगे चलते हैं। रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन इशूड द वर्ल्ड्स फर्स्ट कार्बन रिमूवल बॉन्ड टू फंड अमेजन रीफॉरेस्टेशन? पहली बात तो एक ऐसा बॉन्ड, मतलब क्या है इसका, आप इसको शेयर बोल सकते हैं। अब शेयर कोई इनिशियल पब्लिक ऑफर से इंट्रोड्यूस करेगा तो वो क्या, आपको पता है कि 10 रुपये का IPO निकाला है जी। काफ़ी लोग इसके साथ जुड़ेंगे। कितने प्राइस हो गया जी? 95 रुपये हो गया जी, 100 रुपये हो गया जी। तो जितने लोग इस प्रॉफिट के साथ जुड़ते हैं तो क्या होता है, वैल्यू बढ़ती है किसी एक शेयर की। तो ये मान के चलिए एक शेयर है, ठीक है। और ये कैसा शेयर है? कार्बन को रिमूव करने के लिए एक शेयर लॉन्च करा है, ठीक है। किस लिए? क्योंकि अमेज़न का रिफॉरेस्टेशन हो सके, नहीं तो डेजर्टिफिकेशन सॉरी, नहीं तो डेजर्टिफिकेशन ज़्यादा हो रहा था उधर, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से मॉनसून कम होगा या रेनफॉल कम होगी, फिर अमेज़न का वॉल्यूम कम हो जाएगा। वॉल्यूम कम हो जाएगा तो वहाँ पे जितने भी फ्लोरा एंड फोना है वो भी लुप्त होने स्टार्ट हो जाएंगे, एंडेंजर्ड वैरायटी में उसमें चले जाएंगे, स्पीसीज़ में। तो फिर ये एक चिंता का विषय, ये एक फूड साइकिल वगैरह ख़राब होगा हम लोगों का। तो कार्बन को रिमूव करने के लिए, कार्बन को रिमूव करने के लिए एक शेयर किस एजेंसी ने लॉन्च किया है स्पेशली फॉर द अमेज़न रिफॉरेस्टेशन? द आंसर इज योर वर्ल्ड बैंक, ठीक है। वर्ल्ड बैंक इज द राइट आंसर। कुत्तु कुरिंजनी, कुत्तु कुरिंजी, नॉट कुरिंजनी, कुत्तु कुरिंजी, मुश्किल नाम है। नील कुरिंजी आपने सुना होगा, जो 12 साल में फ्लावर देता है ना, वायलेट कलर के होते हैं। नील कुरिंजी जैसा ही कुत्तु कुरिंजी एक फ्लावर होता है, ठीक है जी। इट इज अ फ्लावर प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट। नील कुरिंजी तो 12 साल में देता है, कुत्तु कुरिंजी 7 ईयर्स में फ्लावर देते हैं, 7 साल में एक बार, ठीक है जी। वायलेट कलर के होते हैं, पूरे का पूरा जो वैली होती है वो वायलेट कलर जैसे ही हो जाती है। कुत्तु कुरिंजनी एक फ्लावर है, ठीक है। तो ये ना वेस्टर्न घाट में देखने को मिलते हैं। 2024 वॉज द ईयर जब वहाँ पे फ्लावर आए वेस्टर्न घाट पे आफ्टर 7 ईयर्स। कुत्तु कुरिंजी काफ़ी मुश्किल नाम है, बार बार लेने में दिक्कत हो रही है। मैं आगे चलता हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ रेज $500 मिलियन, $500 मिलियन US सेंट्रल गवर्नमेंट ने अरेंज कर लिए। किस काम के लिए? टू इम्प्रूव द हेल्थ केयर इन महाराष्ट्र। डॉक्टर्स आए, मेडिकल फैसिलिटीज़ बढ़े, हॉस्पिटल्स बढ़े, मशीनरी बढ़े, दवाइयाँ बढ़े, मतलब कि मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज़ हो, डॉक्टर्स भी अवेलेबल हो, जिससे क्या हो, लोगों की हेल्थ इंक्रीज़ हो,
मतलब कि जो उनको हेल्थ प्रॉब्लम्स है उसको उसका एक रेमेडी मिले महाराष्ट्र के अंदर स्पेशली। तो इस काम के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने $500 मिलियन अरेंज कर लिए। कहाँ से? एशियन डेवलपमेंट बैंक से। चलेंगे जी आगे। रिसेंटली विच कंट्री लॉन्च इट्स फर्स्ट रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट। एक तो हाइब्रिड है मतलब कि लिक्विड एंड सॉलिड फ्यूल प्रोपेलेंट इसमें है, प्रोपेलेंट है, ये रॉकेट है, रीयूजेबल है मतलब कि एक पैराशूट इसके साथ अटैच है। ये जिस पर्पस के लिए स्पेस में गया है उस पर्पस को पूरा करने के बाद इट कैन कम बैक टू अर्थ ऑन द प्री डिटरमिन्ड लोकेशन, ऑन द प्री डिटरमिन्ड लोकेशन विद द पैराशूट अटैच्ड, राइट। सो ऐसा काम करने वाला एक रॉकेट जिसका नाम है रहुमी-1। रहुमी-1 ये रॉकेट किसने लॉन्च किया? इंडिया का। इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री जो रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट जिसने बनाया है, इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री। विच मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली लॉन्च दीन दयाल स्पर्श योजना? भाई स्पर्श योजना जो है ना वो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन का एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ठीक है। अब डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने बच्चों को अवेयरनेस दिया है, बच्चों को के लिए कुछ ऐसे प्रोग्राम्स, कुछ ऐसे सेमिनार्स, कुछ ऐसे फिलैटली लॉन्च करें हैं बच्चों के लिए, सो डैट बच्चे जो है वो स्टैम्प कलेक्ट करें। मुझे भी बहुत मज़ा आता है स्टैम्प कलेक्शन का काम करें बच्चे, ठीक है जी। फिलैटली मतलब स्टैम्प कलेक्शन। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने किया है, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे सेमिनार करते हैं स्कूल्स में, जो बच्चे हैं उनके अंदर उनको बुलाते हैं, दिखाते हैं उनको कि भैया अच्छा काम है, तो अच्छा है, वाकई अच्छा काम है। मोबाइल के ऊपर कुछ भी देखते रहो, गेम खेलते रहो, आंखें खराब करो उल्टा, माँ बाप के साथ बात बिल्कुल ना करो, फ्रेंड सर्कल अपने अपने घर में पड़ा हुआ है। बच्चे किस डायरेक्शन में जा रहे हैं सोचना चाहिए एक बार थोड़ा सा। तो पेरेंट्स को चाहिए, बच्चों को तो क्या ही पता, पेरेंट्स को चाहिए वो अपने बच्चों को किस जो ये नई चीज़ें आ रही है वो दिखाए उनको, बताए उनको कि ये इस टाइम पर ये तो तब कमेमोरेट किया था, उसके ऊपर जो पर्सनैलिटी उसके बारे में बताएं, ताकि बच्चे सीखे, कुछ हीरोइज्म सीखे, हीरो जैसी क्वालिटीज़ उसके अंदर आए। विच डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द विज्ञान धारा स्कीम? अब विज्ञान धारा का क्या मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो इथोज हैं, जो एस्पिरेशंस है साइंस को लेकर के, मॉडर्न स्टडीज़ को लेकर के, सोशल वेलफेयर के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए, ठीक है। आप कुछ भी कर रहे हैं, कुछ नए आइडियाज़ लेकर के आ रहे हैं, तो पहले अपना नहीं सोचना है, पहले अपने सोसाइटी का सोचना है, ठीक है। सो विज्ञान धारा स्कीम इज रिलेटेड विद द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैबिनेट कमीशन ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की एक मीटिंग हुई है। उस मीटिंग के अंदर 10,469 करोड़ रुपए असाइड किए गए हैं, अलग किए गए हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और इसको अवेयर भी करना है बच्चों के बीच में। इतना पैसा सिर्फ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर रखा है, मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने इतना पैसे को अलग कर दिया सो डैट बच्चे के अंदर साइंस का जो रुझान है, जो उनका जो अटैचमेंट है वो काफ़ी इंक्रीज हो, ठीक है जी। सो डेट्स ऑल फॉर टुडे। ये 20 क्वेश्चंस ही हम कर रहे हैं डेली बेसिस पर। 20 क्वेश्चन हर रोज करेंगे तो कितने क्वेश्चंस आपके पास आ जाएंगे। एंड ऑफ द डे आपके पास बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, रिवीजन भी होगी, चीज़ों को आराम से करें, काम डाउन होकर के करें। ज़्यादा होच पोच करेंगे तो मज़ा नहीं आता है, फोकस भी बिगड़ता है, ठीक है। तो अभी आज की क्लास में इतना ही बच्चों।
नेक्स्ट क्लास में कल करंट अफेयर्स के लिए फिर से दूसरे क्वेश्चन आएंगे, आराम से पढ़ेंगे, काफ़ी क्वेश्चंस आपके पास इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है। और ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, बल्कि आप ये बोलेंगे ना एक बारी में करा दो, नहीं, वो प्रोडक्टिव नहीं है, यही प्रोडक्टिव है। आराम आराम से चीज़ों करो। मार्च है, सॉरी फरवरी है, फिर मार्च आएगा, तो काफ़ी दिन है अभी अपने पास करंट अफेयर्स को कवर करने के लिए, ठीक है जी। इस वीडियो के बाद आपके पास ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की एंड पॉलिटी की, साइंस की और वीडियोस आज अपलोड होगी। आशा करता हूँ कि आपको सेशन पसंद आया था। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। यू गाइस टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।